हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन दिस चैनल यूपीएससी एक्सप्रेस। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में इंडियन इकोनॉमी, और उसमें भी क्या हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें पढ़ रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स। हमने दरअसल देखा था कि दो तरह के टूल्स होते हैं। तो आइए हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं कि अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट जो भी टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने दरअसल जो पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो क्या क्या पढ़ा था। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में मौद्रिक नीति के उपकरण पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपने देखा कि दो तरह के उपकरण थे। कितने तरह के? दो तरह के, मात्रात्मक उपकरण और चयनात्मक उपकरण। कितने तरह के? मात्रात्मक उपकरण और चयनात्मक उपकरण। ठीक है, मात्रात्मक उपकरण को हम इंग्लिश में क्या कह रहे थे? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। और दूसरा जो चयनात्मक उपकरण था वो है सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, दरअसल मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था एलएएफ। क्या पढ़ लिया था? एलएएफ। एलएएफ, ठीक है, एलएएफ। एलएएफ का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेट। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था दो तरह की उपकरण होते हैं। एक होता है रेपो रेट और दूसरा रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, एक तो रेपो रेट, दूसरा रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि रेपो रेट क्या है? वह ब्याज दर जिसके आधार पर आरबीआई क्या कर बैंक जो अनुसूचित व्यापारिक बैंक है वो आरबीआई से क्या लेते हैं? ऋण लेते हैं। और रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत इसका उल्टा है कि आरबीआई ऋण लेता है। किससे लेता है? व्यापारिक बैंकों से। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ ली थी। और दूसरी है वीआरआर, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। इसके अंदर दो उपकरण हमने पढ़े थे, कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर, सेक्यूरिटी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर के पास क्या है? आरबीआई, सीआरआर में क्या हो रहा था कि आरबीआई के पास बैंकों को अपने एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा रिजर्व करके रखना होता था। और एसएलआर में क्या था? स्वयं के पास रिजर्व करके रखना होता था व्यापारिक बैंकों को। तो वो तीन तरह से रख सकते थे, एक तो वो नगद के रूप में रख सकते थे, या गोल्ड के रूप में, या किस तरह से? सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में। तो ये सारी चीजें आपने समझ ली थी। और आपने एक चीज और पढ़ी थी, वो थे क्या था? बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? दरअसल वह ब्याज दर जिसके आधार पर जो भी अनुसूचित व्यापारिक बैंक हैं उन्हें आरबीआई क्या करता है? दीर्घकालिक अवधि के लिए क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो चीज हमने देखी थी वो थी ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में हमने देखा था कि किस तरह से जो वो आरबीआई है वो क्या करता है? सरकारी प्रतिभूतियां जारी करता है और बाजार से क्या करता है? धन एकत्रित करता है। ठीक है, उसी के अंतर्गत हमने देखा था ऑपरेशन ट्विस्ट। क्या देखा था? ऑपरेशन ट्विस्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग, जो भी लोग समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे या न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे या मैगजीन पढ़ रहे होंगे, उन्हें एक वर्ड इकोनॉमी के संदर्भ में देखने को मिल रहा होगा, ऑपरेशन ट्विस्ट। ठीक है, अभी लगातार कुछ सालों से ये चर्चा में बना हुआ है। तो संभावना है कि यूपीएससी इस तरह के वर्ड है वो पूछती भी रही है पहले भी और पूछ भी सकती है। ठीक है, तो वो इस तरह से पूछ सकती है कि जो ऑपरेशन ट्विस्ट है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को याद रखना है कि ऑपरेशन ट्विस्ट किससे संबंध है? ऑपरेशन मार्केट से। ठीक है, खुले बाजार के परिचालन, इसको हिंदी में बोलते हैं खुले बाजार की क्रिया या खुले बाजार का परिचालन। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा टॉपिक क्या? एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और उसे आज हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को आज हम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? चयनात्मक उपकरण। और चयनात्मक उपकरण के भी अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मार्जिन, सीमा निर्धारण, साख राशनिंग और नैतिक दबाव। ठीक है, तो खैर अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमएसएफ। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझ लेते हैं कि एमएसएफ क्या है, किसको कह रहे हैं एमएसएफ। ठीक है, तो दरअसल जो एमएसएफ है उसका फुल फॉर्म है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। क्या है? एम एस एफ, इसका फुल फॉर्म है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। इसको हिंदी में कहते हैं सीमांत स्थाई सीमांत स्थाई सुविधा दर। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? सीमांत स्थायी सुविधा दर।
तो दरअसल ये क्या है, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। दरअसल ये वह ब्याज दर है जिसके आधार पर जो आरबीआई है व्यापारिक बैंकों को, कौन से अनुसूचित व्यापारिक बैंकों, उनको क्या करता है, एक रात की अवधि के लिए या हम कहें ओवरनाइट के लिए क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। ठीक है, हम देख लेते हैं कि जो एमएसएफ रेट है वो क्या है, वह ब्याज दर, वह ब्याज दर, वह ब्याज दर जिसके आधार पर, किसके आधार पर, उस आधार पर, जिसके आधार पर आरबीआई द्वारा अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को ओवरनाइट अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं एमएसएफ रेट। वह ब्याज दर जिसके आधार पर आरबीआई द्वारा अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को एक रात की अवधि या ओवरनाइट अवधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, उसी को हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कहते हैं। दरअसल ये क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से क्या करते हैं, समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक बैंक है, मान क्या लेते हैं, कौन सी बैंक, उसका नाम क्या है, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के पास, एचडीएफसी बैंक को मंडे का दिन है और मंडे के दिन बैंक खुलता है और बैंक के पास लगभग 1000 करोड़ रुपए उस दिन क्या होते हैं, डिपॉजिट, क्या होते हैं, डिपॉजिट। ठीक है, और लगभग शाम होते होते 600 करोड़ रुपए क्या हो जाते हैं, डेबिट, डिपॉजिट। ठीक है, जमा कितने होते हैं, 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए जमा होते हैं, उसमें से निकल जाते हैं कितने, डेबिट हो जाते हैं 600 करोड़ रुपए, कितने बचते हैं, 400 करोड़ रुपए। अब आप देखोगे एचडीएफसी बैंक के पास 400 करोड़ रुपए बचे, 400 करोड़ रुपए बचे, तो दूसरे दिन मान लेते हैं, दूसरे दिन ट्यूसडे का दिन होता है, दूसरे दिन बैंक खुलता है और बैंक के पास जो पहले से कितने थे, 400 करोड़ रुपए, इस बैंक के पास के 100 करोड़ रुपए क्या होते हैं, जमा होते हैं, 100 करोड़ रुपए जमा होते हैं और लगभग 100 ही करोड़ रुपए क्या होते हैं, डेबिट हो जाते हैं। तो बैंक के पास 100 करोड़ रुपए उसके पास क्या हुए, प्लस, और 100 रुपए माइनस हो गए, डेबिट ट्यूसडे तक। तो अब आप देखोगे 400 करोड़ रुपए इसके पास बचे। अब जब इसके पास 400 करोड़ रुपए बचे तो अब बैंक को ये डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि नेक्स्ट डे क्या हो, डेबिट क्या हो, ज्यादा हो जाए, डेबिट ज्यादा हो जाए और जमा कम हो। उससे क्या होगा, बैंकों की जो, अगर मान लो बैंकों के पास पैसे निकालने के बाद ले ज्यादा आ जाए, बैंकों के पास पैसा कम हो, तो उससे क्या होगा, बैंकों की साख गिरने लगेगी, साख गिरेगी, क्रेडिट गिरने लगेगी। उससे क्या होगा, लोगों को बीच में ये मैसेज चला जाएगा कि बैंक के पास तो पैसा है ही नहीं, बैंक के पास पैसा है नहीं, और ऐसे में मतलब अफवाह उड़ सकती है कि बैंक क्या हो गया, दिवालिया हो गया। ऐसे में क्या होगा, अब ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकों से पैसा निकालने लगेंगे, और जब ज्यादा से ज्यादा पैसे निकालने लगेंगे, अब बैंक ने तो क्या किया, जो लोगों ने पैसा जमा किया उसको तो उसने लोन दे दिया। अब लोन तो वो एकदम से देगा नहीं, उसका तो मंथली किस्त बंधी हुई है। तो इससे क्या होगा, इससे बैंक के दिवालिया होने के खतरे क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो अर्थात अगर हम ऐसे कहें तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, बैंकों के लिए तरलता संकट उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, तरलता संकट। ठीक है, या तरलता की समस्या बैंकों के सामने आ गई। अब ये जो बैंकों के पास तरलता की समस्या हुई, आ गई, तो अब ये बैंक दूसरे बैंक को कॉल करता है, कहता है किसको, एसबीआई को कॉल करता है। कौन करता है, एसबीआई को कॉल करता है एचडीएफसी बैंक। क्या करता है, कॉल, किसके लिए कॉल कर रहा है ये, मनी के लिए। किसके लिए, मनी के लिए। एचडीएफसी बैंक एसबीआई से कहता है कि सर मुझे कुछ लोन की आवश्यकता है, कुछ तरलता की आवश्यकता है,
आप मुझे क्या वो लोन दे देंगे? एसबीआई कहता है ठीक है, हम आपको लोन दे देंगे। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि एचडीएफसी ने कॉल किया किसे? एसबीआई को। एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक को कॉल किया गया, किसके लिए? मनी के लिए। जब एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक को कॉल के माध्यम से मनी एकत्रित की जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉल मनी मार्केट। क्या कहते हैं? कॉल मनी मार्केट। ठीक है। एसबीआई कहता है सर आपको, एचडीएफसी बैंक से कहता है आपको लोन मिल तो जाएगा, लेकिन जो हमारे लोन की जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है, वो 30% है। तो एचडीएफसी कहता है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा है, इतने में हम नहीं ले पाएंगे। तो एसबीआई कहता है सर अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो पतली गली से निकलिए। तो एचडीएफसी बैंक के सामने बड़ा संकट। अब बैंक उसकी मदद नहीं कर रहा, तो उसको याद आया कि बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। तो अब एचडीएफसी बैंक जाता है किसके पास? एचडीएफसी बैंक जाता है आरबीआई के पास। किसके पास? आरबीआई के पास। आरबीआई के पास। आरबीआई से कहता है कि सर हमारे पास तरलता की समस्या उत्पन्न हो गई। तो आरबीआई कहता है कोई बात नहीं, हमने आपकी इसी समस्या के समाधान के लिए एक सुविधा स्टार्ट की है। एक सुविधा स्टार्ट की है और उसी को कहते हैं हम सीमांत स्थायी सुविधा दर। सीमांत स्थायी सुविधा दर, अर्थात हमने आपकी इस तरलता समस्या से निपटने के लिए एक फैसिलिटी स्टार्ट की है, उसी को हम कह रहे हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ठीक है। तो एचडीएफसी बड़ा खुश। एचडीएफसी कहता है ठीक है, हमारी जो तरलता की जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। लेकिन आरबीआई कहता है इसकी एक शर्त है। एचडीएफसी कहता है सर हमें आपकी हर शर्त कबूल है। वो कहता है कि आरबीआई कहता है कि हम आपको आपके एनडीटीएल का केवल 1% ही आपको लोन दे पाएंगे। बात समझ आ रही है? आरबीआई एचडीएफसी बैंक कहता है इस सुविधा के अंतर्गत जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है, इसके अंतर्गत हम आपको आपके एनडीटीएल का केवल 1% हिस्सा क्या कर पाएंगे? लोन दे पाएंगे। तो एचडीएफसी बैंक कहता है सर ये बहुत कम नहीं है। तो आरबीआई कहता है कि हमने आपसे कहा था कि आप इस तरलता समस्या से आप जूझो या आप इतना सारा लोन बांट दो। हमने आपसे कहा था कि आपके पास कुछ पैसा ना बचे, आपने तो अपना लाभ कमाने के चक्कर में लोन बहुत ज्यादा दे दिया। आप उससे आपका क्या हो गया? आप तरलता संकट में पड़ गए। ये मैंने तो नहीं कहा था, ये मैंने तो नहीं कहा था। ठीक है। अब आप देखते होंगे कि भूकंप में, मान लो भूकंप में कोई व्यक्ति फंस जाए, ठीक है, और 3-4 दिनों से वो भूखा हो, और कोई व्यक्ति निकल रहा है, उसके पास कोई सूखी रोटी हो 2-3 दिन की, और वो उससे कहे लो भैया सूखी रोटी खा लो आप, और तो वो व्यक्ति कहे नहीं भैया हम तो सूखी रोटी नहीं खाएंगे, हमें तो पिज्जा और बर्गर चाहिए। तो वो कहेगा अगर आपको पिज्जा और बर्गर चाहिए तो जाओ, चले जाओ आप पिज्जा बर्गर खा लो, इनके पास से पिज्जा बर्गर 30% रेट पर है, 30% पर है। हाँ, तो तब वो व्यक्ति क्या करेगा? इस स्थिति में जो मिलेगा उसी में अपना गुजारा चलाएगा। आपने वो कहावत सुनी है ना, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता। तो आरबीआई कह रहा है कि हम आपको सिर्फ सहारा दे रहे हैं, आप डूब रहे हैं तो आपको डूबने से बचाने के लिए ही हम आपको ये ऋण प्रदान कर रहे हैं। बाकी हमने नहीं कहा था कि आप इस तरह से संकट में फंसो। ठीक है ना, आपको अपना रिजर्व कर बनाकर, इसीलिए हम आपसे बोलते हैं कि आप अपना रिजर्व बनाकर चलिए। ठीक है। तो अब आरबीआई क्या कर रहा है? एचडीएफसी बैंक को उसके एनडीटीएल का कितना दे रहा है? 1%। उसका एनडीटीएल कितना बचा था? 400 करोड़ रुपए। ठीक है, कितना था? 400 करोड़ रुपए। उसका परसेंट कितना होगा? 4 करोड़ रुपए। इतना ही दे पाएंगे, वो भी कितने, कब के लिए? 24 घंटे के लिए। कितने समय के लिए? 24 घंटे के लिए। ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एमएसएफ रेट क्या है। दरअसल ये वह ब्याज दर है जिसके आधार पर आरबीआई क्या करता है? आरबीआई अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को 24 घंटे के लिए, हम कहें एक ओवरनाइट अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, उसी को हम कहते हैं एमएसएफ रेट। इसके माध्यम से आरबीआई बैंकों को उनकी एनडीटीएल का केवल 1% हिस्सा ही प्रदान करता है। ठीक है। और इसमें एक बात और आप लोग याद रखना, ये जो एनडीटीएल होगा, वो एनडीटीएल में जो रेट होगी, या हम उसको दर भी कहें हिंदी में, जो दर होगी वो हमेशा क्या होगी? हमेशा रेपो रेट से अधिक होगी। क्या होगी? रेपो रेट जितनी होगी ना, उससे हमेशा अधिक होगी। ठीक है। अगर यूपीएससी के प्रीलिम्स में इस तरह का सवाल आ जाए कि एमएसएफ रेट हमेशा रेपो रेट से अधिक होती है, तो वो कथन क्या होगा? सही होगा। एमएसएफ रेट हमेशा
रेपो रेट से क्या होती है, अधिक। हमेशा अगर वर्ड भी लगा हो तब भी सही है, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान करते हुए चलना है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब, वो है चयनात्मक उपकरण। तो जो मात्रात्मक उपकरण है, जो मात्रात्मक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, वो तो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। जिसके माध्यम से आरबीआई क्या कर रहा था, मुद्रा की जो तरलता है, जो मुद्रा का जो प्रवाह है, उसको नियंत्रित कर रहा था। वो सारी चीजें क्या की हमने देख ली। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है हमारा क्या, सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, चयनात्मक उपकरण, ठीक है। तो हम लोग अब देख लेते हैं चयनात्मक उपकरण, सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स, वो क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। पेन कहाँ गया, चयनात्मक उपकरण, सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स, हिंदी में इसको कहते हैं सिलेक्टिव सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, अरे यार, दरअसल सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं चयनात्मक उपकरण हम किसे कह रहे हैं। दरअसल इसमें क्या होता है, चयनात्मक उपकरण में, सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स में आरबीआई जो है वो मुद्रा की तरलता के साथ साथ क्या करता है, उसके उपयोग को भी नियंत्रित करता है। आपने एक जगह भी पढ़ा था क्या, मात्रात्मक उपकरण पढ़ा था, मात्रात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण में आपने देखा था कि मात्रात्मक उपकरण में आरबीआई क्या कर रहा था, आरबीआई केवल मुद्रा की क्या कर रहा था, मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित कर रहा था। जैसे कि आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट में क्या की, रेपो रेट में वृद्धि कर दी, ठीक है, रेपो रेट बढ़ाती, तो उससे क्या हुआ, जो समस्त अर्थव्यवस्था है, उस पूरी अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, जो भी मुद्रा की जो तरलता है वो क्या हो गई, प्रभावित हो गई। या तो वो अगर रेपो रेट को बढ़ा देता तो तरलता क्या हो रही थी, कम हो रही थी पूरी अर्थव्यवस्था से, ठीक है। और अगर वो रेपो रेट को कम कर रहा था तो पूरी अर्थव्यवस्था से क्या हो रही थी, तरलता क्या हो रही थी, कम हो रही थी। लेकिन चयनात्मक उपकरण में ऐसा नहीं है। चयनात्मक उपकरण में क्या है, चयनात्मक उपकरण में आरबीआई क्या करता है, किसी क्षेत्र विशेष में, ठीक है, मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करता है, ठीक है। कैसे, वो हम समझते हैं। इसमें आरबीआई क्या करता है, तरलता को तो नियंत्रित करता ही करता है, तरलता को तो नियंत्रित करता है, ठीक है। साथ ही साथ वो ये भी, इसके साथ ये भी नियंत्रित करता है कि उसका उपयोग है वो किन जगहों पर किया जाना चाहिए। अर्थात अगर हम ऐसे कहें कि तरलता, चयनात्मक उपकरण के अंतर्गत आरबीआई मुद्रा की तरलता के साथ साथ उसके उपयोग को भी नियंत्रित करता है। यहाँ पर आरबीआई आप देखोगे मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत केवल मात्रा को नियंत्रित कर रहा है कि कितनी मात्रा अर्थव्यवस्था में तरलता की होनी चाहिए और कितनी नहीं, लेकिन ये इस बात को निर्धारित कर रहा है कि उसका उपयोग कहाँ होना चाहिए, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में तरलता अधिक होनी चाहिए, कि जो भी औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर तरलता अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो वो डिसाइड करेगा आरबीआई के मुद्रा की जो तरलता है, उसका जो प्रवाह है, वो किस क्षेत्र में अधिक होना चाहिए और किस क्षेत्र में कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसी वो चयन करता है क्षेत्रों का, इसीलिए हम इसको कहते हैं चयनात्मक उपकरण, ठीक है। तो खैर इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। खैर आपको ये तो समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट इसका जब हम उपकरण पढ़ेंगे तो आपको उसमें और ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चयनात्मक उपकरण के अंतर्गत हम लोग एक और उसका उपकरण देख लेते हैं। उसका उपकरण क्या है, मार्जिन न्यूनतम, पहला उपकरण था मार्जिन सीमा निर्धारण। पहला उपकरण उसका क्या था, मार्जिन सीमा निर्धारण, ठीक है। चयनात्मक उपकरण तो आपको समझ आ गया होगा क्या है। चयनात्मक उपकरण के अंतर्गत आरबीआई क्या करता है, मुद्रा की तरलता के साथ साथ मुद्रा के उपयोग को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। और मात्रात्मक उपकरण में क्या कर रहा था आरबीआई, केवल मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित कर रहा था। यहाँ पर मुद्रा की मात्रा के साथ साथ मुद्रा की तरलता के साथ, मुद्रा की जो तरलता है या तरलता के प्रवाह है उसके साथ साथ उसके उपयोग को भी नियंत्रित कर रहा है। वहां केवल मात्रा को, यहाँ मात्रा के साथ साथ उपयोग को भी नियंत्रित कर रहा है, ठीक है। इसके अंतर्गत एक जो इसका उपकरण है वो क्या है, मार्जिन सीमा निर्धारण, मार्जिन सीमा निर्धारण, ठीक है। तो क्या है मार्जिन सीमा निर्धारण, इसको हम समझ लेते हैं।
इसको दरअसल में एक मार्जिन सीमा निर्धारण दरअसल क्या है, व्यापारिक बैंकों के द्वारा क्या किया जाता है, ऋण लेने वालों, जब किसी व्यक्ति को ऋण दिया जाता है तो उसके बदले में क्या होता है, उससे सामान्यतः कुछ सिक्योरिटी ली जाती है। जैसे मान लो आपको ऋण चाहिए, ठीक है, तो जब भी आपको ऋण चाहिए होगा तो बैंक आपसे उसके संबंध में कुछ जमानत लेगा, कुछ सिक्योरिटी लेगा, उसके आधार पर वो क्या करेगा, आपको ऋण देगा। ठीक है, अब आपने देखा होगा, जैसे मान लो आपको 10 लाख का ऋण चाहिए, ठीक है, तो जब आप गए, आपने बैंक से कहा कि मुझे 10 लाख का ऋण चाहिए, तो बैंक के पास जैसे ही आप गए, बैंक से आपने कहा मुझे 10 लाख का ऋण चाहिए, तो बैंक आपसे कहेगा कि सर आप क्या करो, आप मुझे कुछ जमानत दो, सिक्योरिटी दो, तब तो हमें यकीन होगा कि आप अपना क्या करेंगे, ऋण चुका पाएंगे। तो व्यक्ति जाता है, वो 10 लाख का ही उसका प्लॉट होता है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होती है, 10 लाख की, और वो उसके पास जाता है, तब बैंक उससे कहता है नहीं सर, आपकी जितनी प्लॉट का या सिक्योरिटी की राशि जितने की है, आपको उतना लोन नहीं मिलेगा। अगर आपकी 10 लाख की अगर जमानत राशि है या सिक्योरिटी है, तो हम आपको 8 लाख का लोन दे पाएंगे, होगा ना। मतलब आपने देखा होगा कि जो भी ऋण दिया जाता है बैंकों को, वो जो ऋण दे रहे हैं, वो आपने जो जमानत दी, या हम कहें जो आपने राशि बंधक रखी, उस बंधक राशि से क्या होता है, कम होता है। खैर उसको हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। दरअसल हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को लोन चाहिए था, ठीक है, लोन चाहिए था, और उसके पास दरअसल क्या था, उसके पास गोल्ड था, क्या था, गोल्ड था, और उस गोल्ड के आधार पर क्या गया, लोन लेने के लिए गया, कहां पर, बैंक के पास। हम मान लेते हैं कि उसके पास 100 रुपए का गोल्ड था। कितने रुपए का गोल्ड था, 100 रुपए का। उसके पास कितने का गोल्ड था, उसके पास 100 रुपए का गोल्ड था, ठीक है। तो अब वो बैंक के पास जाता है, बैंक से कहता है कि सर हमारे पास 100 रुपए का गोल्ड है। कितने रुपए का, 100 रुपए का गोल्ड है, आप हमें इसमें से ऋण चाहिए है। तो बैंक कहता है ठीक है, हम आपको ऋण दे देंगे, तो आप उसके लिए हमें क्या करो, सिक्योरिटी दो। तो उसको गोल्ड देता है, और गोल्ड की वैल्यू कितनी होती है, 100 रुपए। तब बैंक कहता है कि सर हम आपको 100 रुपए में से केवल 70 रुपए ऋण दे पाएंगे। कितने रुपए, 70 रुपए। और जो 30 रुपए होंगे वो हमारा क्या होगा, मार्जिन। क्या होगा, मार्जिन। आपने देखा होगा ना, कई सारे लोगों को देखा होगा, जो कुछ लोग काम करते होंगे, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है कि कोई भी वस्तु बेचता है, जैसे मान लो क्या बेचता है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे मान लो क्या एक ब्रेड बनाने वाला ब्रेड बेचता है, ठीक है। अब वो मान लो आटा लाता है, सारा कुछ लेता निकालता है, सारा कुछ वो अपना जो भी उसकी सामग्रियां होती हैं वो लगाता है। उसके बाद उसको जो ब्रेड है, एक ब्रेड मान लो 7 रुपए की पड़ती है, तो 3 रुपए क्या करता है, वो अपना मार्जिन रखता है उसमें, ठीक है, ताकि उसको क्या हो, उसका फायदा हो। इसी तरह से बैंक भी क्या करता है, बैंक भी क्या करता है, जैसे 100 रुपए की जो सब परिसंपत्ति है, उसमें से लगभग जितना आरबीआई निर्धारित करती है, ठीक है, ये निर्धारण कौन करता है, तो जो भी मार्जिन का निर्धारण कौन करता है, वो करेगा आरबीआई। आरबीआई हम मान लेते हैं जो न्यूनतम मार्जिन है, जो न्यूनतम मार्जिन है वो कितना कर दिया, 30 रुपए का निर्धारण कर दिया। अब बैंक जो है 100 रुपए के गोल्ड में कितना, 70 रुपए ही दे पाएगा, 30 रुपए क्या होगा उसका मार्जिन, ठीक है। तो आपको ये बात तो खैर पहले ही से पता होगी कि जितनी जो संपत्ति है उसकी जितनी वैल्यू होती है, उतना ऋण नहीं मिलता, ऋण क्या मिलता है, उससे कम ही प्राप्त होता है, ठीक है। अब आप देखोगे बैंक ने जो ये 30 रुपए मार्जिन रखा, जो 30 रुपए मार्जिन रखा, ये 100 रुपए और 70 रुपए के बीच में कितना गैप है, 30 रुपए गैप। यही जो गैप है इसी को हम क्या कह रहे हैं, मार्जिन, ठीक है, 30 रुपए का मार्जिन, ठीक है। अब ये मार्जिन कितना रखना है ये भी आपको पता चल गया। ये कौन निर्धारित करता है, इसको निर्धारित करता है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई द्वारा दरअसल न्यूनतम सीमा का निर्धारण कर दिया जाता, मार्जिन की न्यूनतम सीमा का निर्धारण कर दिया जाता, उसी को हम कहते हैं मार्जिन सीमा निर्धारण, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ आ गई, आरबीआई द्वारा क्या किया जाता है, आरबीआई द्वारा जो भी संपत्ति है उस संपत्ति पर न्यूनतम, कौन सी न्यूनतम सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है, न्यूनतम सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है मार्जिन पर, किस पर, मार्जिन पर न्यूनतम सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं मार्जिन सीमा निर्धारण। अब आप देखोगे कि जो ये जो बंधक रखी गई है, जो राशि या जो बंधक जो जमानत रखी गई है, उसके मूल्य से जो स्वीकृत मूल्य है, दरअसल जो बैंक ने जो ऋण दिया है,
जो ऋण है वो बंधक रखी गई राशि से क्या होगा, वो कम होगा। जो जमानत का जो मूल्य होगा वो स्वीकृत ऋण से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, जो जमानत का मूल्य है, जमानत का मूल्य कितना है, 100 रुपए, और आपको स्वीकृति कितनी हुई है, 70 रुपए की, तो आपकी जो जमानत की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, इसी को हम कह रहे हैं जो बंधक रखी गई जो राशि है और उसके आधार पर जो आपको जो लोन दिया गया है उसके बीच का जो गैप है, बंधक रखी गई राशि, ये वाली बंधक रखी गई राशि और जो आपको बंधक रखी गई राशि और आपको इसके आधार पर और जो लोन दिया गया है, ठीक है, इसके बीच के जो अंतर है उसी को हम कह रहे हैं मार्जिन सीमा निर्धारण। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक को अर्थव्यवस्था के जिन क्षेत्र में ऋण के प्रभाव को बढ़ाना होता है वहां क्या करता है, वो मार्जिन को घटा देता है, और जिस क्षेत्र में भी उसे लगता है कि ऋण के प्रभाव को उसे कम करना है तो वहां क्या करता है, मार्जिन को बढ़ा देता है। जैसे इसको हम समझ लेते हैं कैसे, क्या करता है, मान लो आरबीआई ने पहले क्या है, आरबीआई ने पहले क्या किया, ठीक है, आरबीआई ने जैसे 100 रुपए, आरबीआई ने क्या किया, जो न्यूनतम सीमा निर्धारण है वो 30 रुपए कर रखी, हम मान लेते हैं 30%, ठीक है, 30% कर रखी। अब 100 रुपए पर बैंक कितना ऋण दे सकता है, 70 रुपए का, कितना ऋण दे सकता है, 70 रुपए का। अब आरबीआई ने क्या किया कि जो न्यूनतम सीमा निर्धारण है उसको बढ़ाकर 40% कर दिया, कितना, 40%। अब ये बैंक है कितना ऋण दे पाएगा, 60 रुपए का ऋण दे पाएगा। अब आप देखोगे कि जो बैंक है पहले 100 रुपए में से कितना ऋण दे रहा था, 70 रुपए का, अब उसी 100 रुपए में से वो कितना दे रहा है, 60 रुपए। अर्थात अगर न्यूनतम सीमा के जो मार्जिन न्यूनतम सीमा है का जो है वो बढ़ा दी जाए तो तरलता क्या होगी, अगर मार्जिन सीमा का निर्धारण अगर बढ़ा दिया जाए आरबीआई तो उससे क्या होगी, तरलता बाजार में कम हो जाएगी। अगर वो मार्जिन सीमा का निर्धारण 40 से फिर कितना कर दे, 30%, तो इससे अब क्या होगा, लोन ज्यादा मिलेगा, इससे क्या होगी, बाजार में तरलता बढ़ जाएगी। तो आरबीआई इसी तरह से क्या करता है कि मार्जिन सीमा को निर्धारित करके तरलता को क्या करता है, निर्धारित करता है। अब आप इसमें से देखोगे, मान लो ये व्यक्ति गोल्ड के आधार पर ऋण लेने गया, किसके आधार पर, गोल्ड के आधार पर। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने केवल ये जो 30% मार्जिन का निर्धारण किया है वो केवल गोल्ड पे किया गया है। कृषि हो या औद्योगिक क्षेत्र है या आपका और कोई भी सेक्टर हो, वहां पर इस सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। किस पे किया गया, केवल गोल्ड पे। आरबीआई ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति जो गोल्ड लेने आता है उस पर 30% क्या है, 30% मार्जिन आपको रखना होगा, बैंकों से कहा। ठीक है, तो इससे क्या किया आरबीआई ने किसी एक क्षेत्र विशेष का चयन कर लिया। क्या कर लिया, किसी एक क्षेत्र विशेष का चयन कर लिया। अब उस क्षेत्र विशेष में वो क्या कर रहा है, उस तरलता को क्या कर रहा है, नियंत्रित। और अब उतना ही तरलता को नियंत्रित कर रहा है। अब उस पर क्या हो रहा है, जब उससे तरलता नियंत्रित होगी तो उसका उपयोग भी क्या होगा, उपयोग को भी आरबीआई क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। अब यहां पर क्या करेगा, जैसे उसने मार्जिन बढ़ा दिया, अभी 70 मिल रहा था उसको, अब उसने क्या कर दिया, 40% कर दिया बढ़ा के, तो अब उसको ऋण कितना मिलने लगा, 60 मिलने लगा। तब अब इनके पास क्या हो गया, गोल्ड के आधार पर जो भी लोन ले रहे थे अब वो क्या करेंगे, गोल्ड के आधार पर लोन क्या करेंगे, कम ले पाएंगे। तो ठीक है, आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी कि किस तरह से अगर आरबीआई चाहे कि अगर उसे लगता है कि किसी क्षेत्र में उसे लोन बढ़ाना है तो वहां वो मार्जिन की सीमा क्या कर देगा, कम कर देगा। और उसे लगेगा कि वहां पर क्या करना है, लोन को, तरलता को कम करना है, तो वो मार्जिन की सीमा बढ़ा देगा। अगर उसे लगता है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में उसको क्या करना है, लोन बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा तरलता को बढ़ाना है ताकि उत्पादन ना देखो, तो वहां वो मार्जिन की सीमा कम कर देगा। ठीक है, अगर उसे लगता है कि नहीं वहां पर हमें तरलता को कम करना है तो वहां पर क्या करेगा, मार्जिन की सीमा को वो बढ़ा देगा। तो खैर आपको ये मार्जिन सीमा निर्धारण समझ आ गया होगा। दरअसल ये जो मार्जिन सीमा निर्धारण है इसको न्यूनतम सीमा निर्धारण भी कहते हैं। ये क्या है, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा, वाणिज्यिक बैंकों को एक तरह की सुविधा है जिसके तहत आरबीआई क्या करता है, तरलता को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट चीज हमारी साख राशनिंग। क्या है, साख राशनिंग। अब हम पढ़ें, नेक्स्ट है साख राशनिंग, साख राशनिंग। ठीक है, साख राशनिंग।
साख राशनिंग समझने पहले साख का अर्थ क्या होता है? उधार। साख का अर्थ यहां पर होता है उधार। ठीक है, तो हम लोग समझ लेते हैं साख राशनिंग दरअसल क्या है। दरअसल क्या होता है, आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंकों की ऋण योग्य राशि पर कुछ ऊपरी सीमा लगा दी जाती है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य यही होता है कि ताकि वो मुद्रा के जो प्रवाह को क्या कर सके, वो नियंत्रित कर सके। अर्थात वो जो अनावश्यक क्षेत्रों के बजाय मुद्रा को या तरलता को वांछित क्षेत्र जहां उनकी जरूरत है उसको वो उपलब्ध करा सके। फिर इसकी हम परिभाषा को लिख लेते हैं। आरबीआई द्वारा व्यापारिक व्यापारिक बैंकों की ऋण योग्य राशि पर ऊपरी सीमा लगाई जाती है। क्या की जाती है? ऊपरी सीमा लगाई जाती है, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य मुद्रा के प्रवाह या तरलता को, मुद्रा के प्रवाह या उसी को हम एक वर्ड में क्या कह सकते हैं? तरलता को नियंत्रित करना होता है। क्या होता है? मुद्रा के प्रवाह को या तरलता को नियंत्रित करना होता है। दरअसल इसके माध्यम से आरबीआई क्या करता है? इसके माध्यम से आरबीआई जो मुद्रा का प्रवाह है उसे अनावश्यक क्षेत्रों से आवश्यक क्षेत्रों की ओर डाइवर्ट कर देता है। ठीक है, क्या इसको हम एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक बैंक है एसबीआई। ठीक है, एसबीआई बैंक है। एसबीआई बैंक 1000 करोड़ का लोन देता है। ठीक है, कितना? 1000 करोड़ का लोन सभी क्षेत्र को। उसमें से कृषि क्षेत्र भी है, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, उसी में से वो कार लोन देता है, कार लोन। ठीक है, इस तरह से हम मान लेते हैं कृषि को देता है ये कितना? 400 करोड़, 500 करोड़ का लोन, 500 करोड़ का लोन। औद्योगिक क्षेत्र को 300 करोड़ का लोन। ठीक है, और कार लोन को इनको कितना दे रहा है? 200 करोड़ का, 200 करोड़ का। तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई कहता है कि आप जो कार लोन दे रहे हैं 200 करोड़ का, ठीक है, आरबीआई अब क्या करेगा? जो 200 करोड़ रुपए इन्हें लोन दे रहे हैं ये एसबीआई बैंक, कार लोन, जो भी कार के लिए लोन लेने के लिए आता है उन्हें वो 200 करोड़ रुपए का लोन दे रहे हैं। तो आरबीआई क्या करेगा? अब यहाँ पर निर्धारित कर देगा उनकी एक सीमा। आरबीआई कहेगा कि अभी तक आप जो 200 करोड़ रुपए दे रहे थे लोन कार लेने वालों को, तो अब वो 200 करोड़ नहीं, अब आप सिर्फ 100 करोड़ देंगे। ठीक है, कितना देंगे? 100 करोड़ रुपए। ठीक है, 100 करोड़ रुपए देंगे। क्यों? क्योंकि कार ऐसा है, कोई आवश्यक क्षेत्र नहीं है। अब यहां से आप क्या करेंगे? यहां 100 करोड़ रुपए देंगे और यहां बढ़ा के 600 करोड़ रुपए देंगे। अर्थात अब आरबीआई ने क्या किया? जो मुद्रा के प्रवाह को क्या कर दिया, या मुद्रा के उपयोग को क्या कर दिया? डाइवर्ट कर दिया। मतलब कार लोन की जगह से अब वो कृषि क्षेत्र में, अनुत्पादक क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे इसमें क्या हो रहा है? आरबीआई ऊपरी सीमा लगा रहा है। क्या कर रहा? ऋण योग्य राशि पर ऊपरी सीमा। अर्थात अब आप 100 करोड़ से ज्यादा नहीं दे पाओगे, 100 करोड़ से ज्यादा नहीं दे पाओगे। और आपने देखा होगा जो अभी हमने मार्जिन सीमा निर्धारण पढ़ा था उसमें क्या कर रहे थे? न्यूनतम सीमा निर्धारित कर रहे थे। जो मार्जिन की जो न्यूनतम सीमा थी, अर्थात जैसे कि हमने देखा था कि गोल्ड पर उन्होंने मार्जिन निर्धारित कर दिया, जैसे कि 30% निर्धारित किया। कम से कम आप 30% तो आपको रखना ही होगा, इससे आप बढ़ा के कितना भी रख सकते। लेकिन ये कह रहा है 100 करोड़, अधिक से अधिक आप 100 करोड़ दे सकते। कम भले ही आप कितना भी दे दो, लेकिन आप 100 करोड़ से ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन ये क्या कह रहा है? आप कम से कम मार्जिन सीमा निर्धारण कर 30 करोड़, मतलब 30% ही आपको क्या करना होगा? कम से कम इतना तो रखना होगा रिजर्व मार्जिन अपना। इससे आप अधिक अपना मार्जिन कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसमें डिफरेंस पता चल गया होगा।
कि इसमें अधिकतम ऊपरी सीमा लगाई जाती है और उसमें क्या की जाती है, न्यूनतम सीमा लगाई जाती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, दरअसल उसका यही उद्देश्य है कि जो भी तरलता है या जो मुद्रा है वो उत्पादक क्षेत्रों की ताकि ज्यादा पहुंचे और जो अनुत्पादक क्षेत्र है उनकी तरफ कम आए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स हमने इसको क्यों कहा था, उसका यही उद्देश्य था। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मुद्रा का जो उपयोग है, अब देखो आप यहाँ पर 200 करोड़ पहले मुद्रा का उपयोग हो रहा था, कार लोन में अधिक से अधिक 200 करोड़ रुपए का उपयोग कहाँ हो रहा था, कार खरीदने में हो रहा था। अब कार खरीदना कैसा अनुत्पादक क्षेत्र है, उससे प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा। तो आरबीआई ने अब क्या किया, आरबीआई ने देखा कि कृषि में उत्पादन कम हो रहा, तो आरबीआई ने यहाँ पर क्या कर दिया, मुद्रा के प्रवाह को बढ़ा दिया ताकि अब क्या हो, यहाँ पर अधिक से अधिक मुद्रा का प्रवाह हो। ठीक है, इसी के साथ हमें एक शब्द और पढ़ना था और वो शब्द क्या था उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, दरअसल जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति का एक और नाम है, क्या है, मौद्रिक जो नीति है उसका एक और नाम है, उसका एक और नाम क्या है उसको हम समझ लेते हैं दरअसल। ठीक है, फिर उसके हम नाम को अच्छे से जान पाएंगे कि दरअसल मौद्रिक नीति के उस नाम को हम वो क्यों कह रहे हैं। पहले से अभी नहीं बताना है क्योंकि फिर आपकी जो समझ है, आपका वो कंसंट्रेशन क्या होगा उस पर कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मौद्रिक हमने बात किया कि अभी मौद्रिक नीति का एक और नाम है, समझ लेते हैं कि मौद्रिक नीति का एक क्या नाम है, उसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक बैंक है, एक व्यक्ति है, मान लेते हैं एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति बैंक के पास आता है, किसके पास, बैंक के पास। मान लेते हैं वो व्यक्ति का उस बैंक में क्या है, सेविंग अकाउंट है, क्या है, सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट है। और वो व्यक्ति 10,000 रुपए जमा करता है उस बैंक में, क्या करता है, सेविंग अकाउंट में अपने 10,000 रुपए जमा करता है। मान लेते उस व्यक्ति का नाम ए है, ए नाम का व्यक्ति ने जमा किए कितने, 10,000 रुपए जमा कर दिए उस बैंक में। ठीक है, अब आप एक चीज बताओ, ये जो 10,000 रुपए इस व्यक्ति ने बैंक में क्या किए, डिपॉजिट किए। अब बैंक इसका करता क्या है, तो जैसा मैं पहले बता चुका हूं कई क्लासों में, बैंक के दो काम हैं, कौन कौन से हैं, बैंक के मुख्यतः दो काम हैं, एक तो जमा स्वीकार करता है और ऋण प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है, जमा स्वीकार करता है। अब बैंक जो जमा स्वीकार करेगा उसी में से तो वो ऋण देगा, तो अब बैंक ने जो जमा स्वीकार किया तो उस जमा का क्या करता है, ऋण प्रदान करता है, क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। ठीक है, तो जैसे हमने अभी बात की कि जो बैंक है उस बैंक ने क्या किया, ये 10,000 रुपए क्या किए, जमा किए ए नामक व्यक्ति ने। ठीक है, जमा किए। अब बैंक क्या करता है, इस 10,000 रुपए, अब आप ये बताओ बैंक जब किसी को लोन देगा तो इन 10,000 रुपए में से वो कितना लोन दे देगा। ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, मान लो यही क्वेश्चन ऐसा यूपीएससी में पूछ ले कि बैंक के पास किसी एक व्यक्ति द्वारा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा 10,000 रुपए, कितने, 10,000 रुपए जमा किए जाते हैं, तो अब बैंक इनमें से कितना लोन दे सकता है। ठीक है, बैंक इसमें से कितना लोन दे सकता है या फिर कितना ऋण दे सकता है। ठीक है, बैंक के पास एक व्यक्ति 10,000 रुपए जमा करता है, समझ लो ये यूपीएससी के इसी तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको इसका जवाब देना है। मान लेते हैं बैंक के पास एक व्यक्ति 10,000 रुपए जमा करने आता है, अब बैंक इन 10,000 रुपए में से कितना ऋण दे सकता है। पहला उसका आंसर होता है 10,000 रुपए से ज्यादा या अधिक, बी ऑप्शन है 10,000 रुपए से कम, सी ऑप्शन है 10,000 रुपए के बराबर, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताओ, क्या सोचो, क्या इसका आंसर क्या होगा। खैर जब तक आप लोग सोच रहे होंगे तो सोच लेना वो, लेकिन खैर जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो अधिकतर लोगों का कुछ आंसर ये होता है, सर जो भी बैंक होगा उसके पास जब किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए जमा किया है तो वो उससे कम ही ऋण दे पाएगा। अधिकतर बच्चों का क्वेश्चन ये होता है, लेकिन कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा
ये आंसर आ रहा होगा सर 10,000 रुपए दिए तो लगभग 10,000 रुपए वो किसी व्यक्ति को ऋण दे देगा। लेकिन अधिकतर कुछ बच्चे हैं उनका आ रहा होगा सर 10,000 रुपए दिए हो, उसमें से बैंक भी तो कुछ फायदा लेगा और वो दरअसल कम ही ऋण देगा। तो दरअसल बेटा जो लोग ये सोच रहे थे कि वो 10,000 रुपए के बराबर ऋण देंगे वो गलत है, और जो लोग ये सोच रहे थे कि वो 10,000 रुपए से कम ऋण देंगे वो भी गलत है। दरअसल क्या होता है, बैंक इन 10,000 रुपए में से लगभग 40 से 50,000 रुपए का ऋण दे देता है। अब आप लोग शॉक्ड, आप कह रहे सर ऐसा कैसे हो सकता है, 10,000 रुपए तो उस व्यक्ति ने जमा ही किए हैं, उन 10,000 रुपए में से वो 40 या 50,000 रुपए का या उससे अधिक का ऋण कैसे दे पाएगा। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं वो जो बैंक जो 10,000 रुपए में से कैसे 40 से 50,000 रुपए का ऋण दे देता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, ए नामक व्यक्ति है, कौन सा, ए नामक व्यक्ति ने कितने रुपए जमा किए, 10,000 रुपए जमा किए, कितने, 10,000 रुपए। ठीक है, अब बैंक मान के चलता है कि इस व्यक्ति ने जो 10,000 रुपए जमा किए हैं, जो 10,000 रुपए जमा किए हैं वो तुरंत निकालने तो आएगा नहीं, तुरंत निकालने तो आएगा नहीं। तो अब बैंक क्या करता है, इसके अकाउंट में 10% अर्थात 1,000 रुपए छोड़ देता है, 1,000 रुपए क्या कर देता है, छोड़ देता है। और कोई व्यक्ति, मान लेते हैं बी नाम का व्यक्ति है, उसे लोन की जरूरत थी तो वो लोन लेने आया। तो अब बैंक ने क्या किया, इस 10,000 रुपए में से 9,000 रुपए, कितने, 9,000 रुपए किसको दे दिए, इस बी नामक व्यक्ति को लोन दे दिया। ठीक है, अब जिस व्यक्ति को इस बैंक ने लोन दिया तो वो ऐसा तो है नहीं कि लोन उसको नकद दे देगा, तो उसके लिए भी क्या करते हैं यार, वो बैंक उसका एक लोन अकाउंट खोल देगा और उसके लोन अकाउंट में कितने रुपए जमा कर दिए उसने, 9,000 रुपए। अब बैंक फिर से यही मान के चलता है कि ये जो व्यक्ति है जिसने लोन लिया है वो 9,000 रुपए एक बार में तो निकालेंगे नहीं जाएगा, तो वो क्या करता है, इसके भी क्या करता है, 10% अर्थात 900 रुपए इसके अकाउंट में छोड़ देता है, कितने, 900 रुपए इसके अकाउंट में छोड़ देता है। और जो लगभग बचते हैं 8,100 रुपए। अब मान लेते हैं सी नाम के व्यक्ति है, सी नाम के व्यक्ति को भी ऋण की जरूरत पड़ी, तो इसके अकाउंट में कितने रुपए पड़े थे, 9,000 रुपए। तो उसमें से 10% छोड़ दिए किसके अकाउंट में, बी के अकाउंट में, और 8,100 रुपए सी नामक व्यक्ति को दे दिए उसने। इसका भी लोन अकाउंट क्या किया उसने, खोल दिया बैंक ने, 8,100 रुपए का लोन दे दिया। अब आप देख रहे होंगे ए नाम के व्यक्ति ने जो 10,000 रुपए जमा किए थे, बैंक ये मान के चला कि वो व्यक्ति तुरंत निकालने आएगा नहीं, तो उसने 1,000 रुपए क्या किया, उसके अकाउंट में छोड़ दिया, 9,000 रुपए का क्या कर दिया, लोन दे दिया। और अब जिसको उसने लोन दिया उसके संबंध में भी यही मान के चलता है कि वो व्यक्ति भी तुरंत निकालने तो आएगा नहीं, तो क्या किया उसने, उसका भी लोन उठा के, उसके जो अकाउंट में पैसे थे उसके अकाउंट के पैसे उठा के क्या दे दिए, किसी सी नाम के व्यक्ति को जो लोन लेने आया था। ठीक है, उसके अकाउंट में भी कितने छोड़ दिए, 10%। ठीक है, अब इसी तरह से एक व्यक्ति और आ गया, डी नामक व्यक्ति, उसको भी लोन की जरूरत थी, तो इसने क्या किया, बैंक ने जो 8,100 रुपए जो जमा थे बैंक के जैसे सी नाम के व्यक्ति के पास, उसने किया कि उसके अकाउंट में भी 810 रुपए अर्थात 10% छोड़े, और जो भी लगभग 7,290 रुपए बचे, 7,290 डी व्यक्ति के लोन अकाउंट खोला, उसके अकाउंट में क्या कर दिया उसने, जमा कर दिए। ठीक है, जमा कर दिए। इसी तरह से बैंक क्या करेगा, तब तक लोन बांटता जाएगा जब तक ये जो पैसा जीरो ना हो जाए। इस तरह से आप देखोगे तो बैंक लगभग 40,000 से लेके 50,000 रुपए का क्या करता है, लोन बांट देता है, बांट देता है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर वो सब तो ठीक है, लेकिन मान लो कि ये जो ए नाम का व्यक्ति है जिसने 10,000 रुपए जमा किए हो वो तुरंत आ जाए अपने पैसे निकालने के लिए, तब बैंक कहां से चुकाएगा, क्योंकि बैंक ने तो दे दिया लोन। ये सवाल उठ रहा होगा आपके मन में। तो खैर आप लोगों को इससे परेशान नहीं हो ना, इसका आपको जवाब अभी आगे मिल जाएगा। ठीक है, खैर आप इस पर फोकस करो कि बैंक ने क्या किया, 40 से 50,000 रुपए बना लिए, कैसे, उधार दे के, उधार दे के। ए नामक व्यक्ति ने जमा किए, बी नाम के व्यक्ति को उधार दे दिए उसने 9,000 रुपए, फिर सी नामक व्यक्ति को 8,100 रुपए उधार दे दिए, डी नाम के व्यक्ति को 7,290 रुपए। इसी तरह से वो तब तक उधार देता रहेगा जब तक क्या ना हो, वो जीरो ना हो जाए। दरअसल जो उधार है, उधार को एक शब्द और कहते हैं,
तकनीकी भाषा में उसको बोलते हैं साख। साख। अब ये उधार को एक वर्ड क्या है, साख। दरअसल अब आप देखोगे आरबी जो है बैंक है, वो बैंक क्या कर रहा है, साख सृजन कर रहा है। साख सृजन, उधार दे रहा है तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि बैंक क्या कर रहा है, साख सृजित कर रहा है, साख का सृजन कर रहा है। अब आप देखोगे कि जो बैंक है, बैंक ने, जिस व्यक्ति ने बैंक के पास ये 10,000 रुपए जमा की है, उसको वो मान लेते हैं कुछ ब्याज देता होगा, मान लेते हैं 4% उसे क्या देता होगा, ब्याज देता हो। और इन सबसे को मान लेते हैं 9% पर क्या दिया होगा उसने, 9% पर लोन दिया होगा। तो लगभग इससे लगभग कितना लोन मिल जाए, लगभग 3,600 का उसको क्या मिल जाएगा, 9% के हिसाब से लोन मिल जाएगा, वो ब्याज मिल जाएगा बैंक को। और उसको 4% के उसको देना है, जिसके पैसे जमा थे लगभग 400 रुपये उसको देना है। तो बैंक को कितने का फायदा हुआ, 3,200 रुपये में से। अब आप देखोगे बैंक ने क्या किया, बैंक ने इन 10,000 रुपये में से कितने कमा लिए, 3,200 रुपये। बाबू भैया एक महीने से भी कम में पैसा डबल, एक दिन में ही वो पैसा डबल कर देता बैंक। बैंक के इसी काम को हम बोलते हैं साख सृजन। ठीक है, साख का को सृजित कर रहा, अर्थात वो उधार के माध्यम से क्या कर रहा, पैसा बना रहा, इसी को कहते हैं हम साख सृजन। ठीक है, बैंक के द्वारा ये जो लोन दिया गया है इसको हमने क्या कहा, साख सृजन। ठीक है, अब आप देखोगे बैंक जो साख सृजन कर रहा है, ठीक है, इस व्यक्ति से उसने 10,000 रुपए के 9,000, फिर इस तरह से उसने कई बैंक लोगों को क्या कर दिया, ऋण दे दिया। अब मान लो कि आरबीआई क्या करे, आरबीआई जो आरबीआई है, आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने जो रेपो रेट है, क्या है, रेपो रेट, रेपो रेट को बढ़ा दिया। ठीक है, रेपो रेट को आरबीआई ने क्या किया, बढ़ा दिया। अब रेपो रेट जब आरबीआई बढ़ा देगा तो उससे क्या होगा, ब्याज दर क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएंगे। उससे क्या होगा, बैंकों की तरलता, लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी। जब लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी तो उससे बैंक क्या करेंगे, कम से कम लोन दे पाएंगे। अर्थात अगर हम ऐसे कहेंगे साख सृजन कम कर पाएंगे, साख सृजन कम कर पाएंगे, है ना। खैर आपको इससे थोड़ा सा भी मुझे लगता है समझ नहीं आएगा रेपो रेट से, हम इससे और आसान आपको एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं सीआरआर का ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, सीआरआर, सीआरआर, सीआरआर आपको पता है सीआरआर में क्या होता है, सीआरआर में आरबीआई के पास बैंकों को क्या करना, बैंकों को अपने एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा आरबीआई के पास जमा करके रखना होता है। एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा जमा करके रखना होता है। ठीक है, सीआरआर के अंतर्गत बैंकों को क्या होता है, अपने एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा रिजर्व करके रखना होता है। हम मान लेते हैं बैंक ने क्या कर रहा था, अभी 10,000 रुपए का ऋण दे रहा था, 10,000 रुपए का। ठीक है, अब उसका एनडीटीएल हम मान लेते हैं कितना है, 10,000 रुपए है। ठीक है, अब वो 10,000 रुपए का ऋण दे रहा था। ठीक, अब आरबीआई ने कहा आपको अपने एनडीटीएल का लगभग 4% क्या करना, रिजर्व करके रखना, अर्थात 400 रुपए जमा करके रखना। ठीक है, तो अब ये कितने का ऋण दे सकता है, 9,600 रुपए का, 9,600 रुपए का ऋण दे पाएगा। अब आरबीआई ने कहा कि नहीं, आपको अपने एनडीटीएल का 4% नहीं 8% रिजर्व करके रखना, अर्थात कितना रखना, 800 रुपए। तो अब बैंक कितना दे पाएगा, 9,200 रुपए ऋण। अब आप देखोगे जो बैंक के जो ऋण देने की जो क्षमता है वो क्या हो गई, ऋण देने की क्षमता है वो क्या हो गई, कम। हम ऐसा कह सकते हैं जो साख सृजन क्षमता है, साख सृजन क्षमता बैंक की क्या हो गई, कम हो गई। कैसे हो गई, सीआरआर में वृद्धि से। ये सीआरआर में वृद्धि से साख सृजन क्षमता कम हो गई। ये जो सीआरआर है वो किस नीति का हिस्सा है, तो दरअसल ये जिस नीति का हिस्सा है उसका नाम क्या है, मौद्रिक नीति। हम क्या पढ़ रहे हैं, मौद्रिक नीति। क्या पढ़ रहे हैं हम, मौद्रिक नीति। तो ये सीआरआर किसका हिस्सा है, मौद्रिक नीति का हिस्सा है। इस मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई ने क्या किया, बैंकों की साख सृजन क्षमता को क्या कर लिया, नियंत्रित कर रही ना। मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई क्या कर रहा है कि सीआरआर के माध्यम से या उसके एक उपकरण के माध्यम से जो साख सृजन क्षमता है बैंकों को, उसको नियंत्रित कर रहा है। किसके माध्यम से, मौद्रिक नीति के माध्यम से। दरअसल इसी कारण से हम जो है मौद्रिक नीति को, हमने कहा था एक नाम उसका और है, उसका एक और नाम ये है साख नियंत्रण की नीति।
दरअसल आरबीआई मौद्रिक नीति के जो उपकरण हैं उनके माध्यम से क्या करता है, बैंकों की साख सर्जन क्षमता को नियंत्रित करता है। इसीलिए बैंकों मौद्रिक नीति का एक और नाम है साख सर्जन की नीति। ठीक है, मौद्रिक नीति को दरअसल साख नियंत्रण की नीति भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। ठीक है, ये चीज तो हो गई, आपको ये समझ आ गया होगा कि साख सर्जन की नीति को दरअसल साख सर्जन बैंक किस तरह से करते हैं, बैंक किस तरह से अपना पैसा बनाते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो नेक्स्ट टॉपिक था वो हमारा था नैतिक दबाव। नैतिक दबाव में कुछ नहीं है, बस बहुत छोटा सा टॉपिक है। नैतिक दबाव में क्या होता है, दरअसल आरबीआई क्या करता है, आरबीआई व्यापारिक बैंकों से एक अपील करता है। दरअसल ये बाध्यकारी नहीं होती है, वो सिर्फ अपील है। क्या अपील करता है आरबीआई, किससे, व्यापारिक बैंकों से। आरबीआई अपील करता है, आरबीआई अपील करता है किससे, बैंक से। कौन से बैंक, अनुसूचित व्यापारिक बैंक। आरबीआई कहता है कि जब भी आरबीआई मौद्रिक नीति में क्या करे, मौद्रिक नीति में परिवर्तन करे, क्या करे, मौद्रिक नीति में परिवर्तन करे, तो आप भी अपने नीतियों में परिवर्तन करें। जैसे एग्जांपल, जैसे आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट क्या की, कम कर दी, रेपो रेट कम कर दी। जब आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दी तो अब बैंकों का भी तो दायित्व बनता है कि वो भी क्या करें, अपनी बैंक रेट क्या है, वो भी अपनी बैंक रेट की जो ब्याज दर है वो कम करें। दरअसल कभी कभी क्या होता है, एक समस्या हमें देखने को मिलती है, जब बाजार में औद्योगिक महंगाई नहीं, दरअसल जब औद्योगिक उत्पादन क्या होता है, कम होने लगता है, आरबीआई क्या करता है, औद्योगिक उत्पादन को देखते हुए क्या करता है, रेपो रेट को कम करता है ताकि क्या हो, बाजार में तरलता बढ़े। लेकिन बैंक क्या करते हैं, बैंक अपनी ब्याज दर नहीं घटाते। तो आरबीआई उनसे अपील करता है कि जब आरबीआई मौद्रिक नीति के तहत अपनी नीतियों में परिवर्तन करे या रेपो रेट कम करे, तब आप भी अपनी नीतियों में परिवर्तन करें। ठीक है, इसका उद्देश्य सिर्फ यही होता है ताकि जो भी अर्थव्यवस्था है उसमें क्या है, तरलता को वो क्या कर सके, उसका सामंजस्य बैठा सके। ठीक है, ये क्या है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, नैतिक दबाव। नैतिक दबाव बनाता है, वो अपील करता है। ठीक है, तो खैर ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि आरबीआई के द्वारा व्यापारिक बैंकों से अपील की जाती है कि बैंक अपनी ब्याज दर जो ब्याज दर है उनमें परिवर्तन करें, आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है उनके अनुरूप। ठीक है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, नैतिक दबाव। ठीक है, ये स्वीकार करना बैंक जो भी व्यापारिक बैंक है उनके लिए अनिवार्य नहीं होता, ये सब अपील होती है। ठीक है, तो खैर आज के लिए इतना ही, और फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।